हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेरी वेल। वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल इनकम को मेजर करने का नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अ इनकम मेथड। इससे पहले हमने किया था वैल्यू एडेड मेथड। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम देखते हैं फिर इनकम मेथड। क्या है ये इनकम मेथड? इस मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए हम फैक्टर पेमेंट्स को देखते हैं कि जितने भी फैक्टर ऑनर्स हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको फैक्टर पेमेंट्स जो मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। इन सभी की फॉर्म में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो ऑनर्स हैं उनको जो भी पेमेंट्स की जाती है उससे हम मेजर करते हैं नेशनल इनकम को। अब बात आती है कि फैक्टर पेमेंट क्या होता है। फैक्टर पेमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी इनकम जो अर्न की जाती है किसी भी पर्सन के द्वारा जब वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है। जैसे लैंड के लिए मिलता है रेंट, लेबर के लिए मिलता है वेज, कैपिटल के लिए मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिलता है प्रॉफिट। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि फैक्टर इनकम सिर्फ अर्नड इनकम होती है, मतलब फैक्टर इनकम में हम सिर्फ उसी इनकम को इंक्लूड करते हैं जिसके लिए कोई ना कोई फैक्टर सर्विस दी जा रही है। विदाउट फैक्टर सर्विस दिए अगर किसी भी तरह की मनी पेमेंट मिल रही है जैसे कि ट्रांसफर इनकम, वो फैक्टर इनकम में कंसीडर नहीं की जाती। अब बात आती है कि जब भी नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है इनकम मेथड से तो कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं इनकम मेथड से नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप आ जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम, कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए या क्लासिफिकेशन कैसे हो कि फैक्टर इनकम कहां कहां से आती है। तो पहली है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला होता है वेज एंड सैलरी इन कैश। इसमें आ जाता है कि एम्प्लॉयर्स के द्वारा एम्प्लॉय के अकाउंट में कैश फॉर्म में फैक्टर सर्विसेज देने के बदले में जो भी पेमेंट की जाती है कैश फॉर्म में उसको बोल देते हैं वेज और सैलरी इन कैश। इसको एक अकाउंटिंग ईयर में देखा जाता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉयज के अकाउंट में कैश फॉर्म में कितनी पेमेंट की गई है उनके सैलरी अकाउंट में, इसको बोल देते हैं वेज एंड सैलरी इन कैश। नेक्स्ट कंपोनेंट पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है कि किसी एम्प्लॉय को सैलरी के साथ साथ कुछ और बेनिफिट्स भी साथ दिए जा रहे हैं। जैसे मान लो आपको सैलरी तो कैश मिलती ही मिलती है, उसी के साथ जहां भी कोई बंदा काम कर रहा है वहां पे उसको अकोमोडेशन फ्री दी जाती है या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री दी जाती है, तो उसको बोला जाता है पेमेंट इन काइंड। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉय मतलब कि जिस बंदे ने काम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन वैसे जैसे एम्प्लॉय है उसका प्रोविडेंट फंड कटता है उसकी सैलरी में से, लेकिन उस प्रोविडेंट का पूरा हिस्सा जो है वो एक एम्प्लॉय की सैलरी में से नहीं जाता, उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, उसको बोल देते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है हमारा पेंशन ऑन रिटायरमेंट। यहाँ पे हम ओल्ड एज पेंशन नहीं लेंगे, हम ओल्ड एज पेंशन की बात नहीं कर रहे, इसके लिए सिर्फ वो पेंशन को इंक्लूड किया जाएगा जो एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के बदले मिलती है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि हम काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद हमें जो पेंशन मिलती है उसको बोल देते हैं पेंशन ऑन रिटायरमेंट। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो ओल्ड एज पेंशन मिलती है उसके लिए हमारा कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो तो क्या है एक तरफी पेमेंट होती है जो एक ट्रांसफर पेमेंट की फॉर्म में है जो गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट सेकंड हमारा कौन है, उसमें कंपोनेंट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है कि किसी प्रॉपर्टी से या एंटरप्रेन्योरशिप से होने वाली इनकम। इसमें रेंट को, इंटरेस्ट को और प्रॉफिट को, तीनों चीजों को इंक्लूड किया जाता है। इन चीजों को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस मेथड के तब ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। प्रॉफिट को आगे तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड ये प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर बांट देता है अपने कंपनी में काम करने वाले जिन लोगों ने उसके शेयर्स जो होते हैं कंपनी के खरीदे होते हैं,
ये प्रॉफिट जो होता है वो शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दिया जाता है। इसको बोल देते हैं डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। इसको कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी बोला जाता है। ये प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो प्रॉफिट टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट को पे किया जाता है। मतलब कि कोई भी बंदा जिसकी कंपनी है, जिसकी कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगा रखा है, उसको जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज अ प्रॉफिट टैक्स उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। उसको बोल देते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। नेक्स्ट आ जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है ये फर्म अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है, अपने शेयर होल्डर्स में वो बांटती नहीं। इसको क्यों रखा जाता है? फ्यूचर यूज के लिए, कि अचानक कोई कंटिजेंसी एक्सपेंसेस आ गया तो जो फर्म होती है वो इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से उस पैसे को निकालती है और उस एक्सपेंसेस को मीट कर लेती है। इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कॉर्पोरेट सेविंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम जो होती है ये सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स जो होते हैं उनको यूज करने से जो भी इनकम जनरेट होती है उसको मिक्स्ड इनकम बोल देते हैं। जैसे कि लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी खुद अपने रिसोर्सेज को यूज करके कोई काम शुरू किया जाता है उससे जो भी इनकम जनरेट होती है उसको मिक्स्ड इनकम बोला जाता है। तो ये थे सारे कंपोनेंट्स जो कि जिनकी क्लासिफिकेशन है कि फैक्टर इनकम यहाँ से आती है। जैसे पहले था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अब जब भी ये मेथड लगा के नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाएगा तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा ताकि नेशनल इनकम जो है वो ओवर एस्टिमेट ना हो जाए, जिनको हम बोल देते हैं प्रिकॉशन। फर्स्ट प्रिकॉशन जो है दैट इज अ ट्रांसफर अर्निंग, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, स्कॉलरशिप हो गया या फिर पॉकेट एक्सपेंसेस जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। इन सब चीज़ों को नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हुए इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन सभी के बदले हम किसी भी तरह की फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे। ये क्या है? ट्रांसफर अर्निंग्स है। नेक्स्ट है किसी भी इलीगल एक्टिविटी, जैसे कि किसी चोरी से, जुए से, मतलब गैम्बलिंग से, किसी भी तरह से अगर कोई पैसा कमाया जा रहा है तो उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके बदले में भी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही। थर्ड है कंपनसेशन पेड ऑन द सेल एंड कमीशन पेड on the sale and purchase of second hand goods are to be included in national income as these are a reward for rendering a factor services। किसी भी सेकंड हैंड गुड को खरीदने के लिए या बेचने के लिए जो भी कमीशन दिया जाता है उसको नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हुए इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि जो ये कमीशन पे किया जा रहा है, जिस भी पर्सन को पे किया जा रहा है वो हमें सेकंड हैंड गुड को बेचने के लिए या खरीदने के लिए अपनी सर्विस दे रहा है। अपनी सर्विसेज जब वो प्रोवाइड करवाता है उसके बदले में उसको हम क्या पे करते हैं? कमीशन पे करते हैं। इसकी वजह से ये जो कमीशन पे किया जाएगा इसको नेशनल इनकम एस्टिमेशन में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्युपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलोंग विद रेंट। अगर कोई बंदा अपने घर में खुद रह रहा है तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है रेंट की, उसको नेशनल इनकम में या फैक्टर इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इसको भी क्या ट्रीट किया जाएगा? एज अ रेंट के साथ ही इसको ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है अगर एक बार प्रॉफिट को इंक्लूड कर लिया नेशनल इनकम एस्टिमेशन में, अगर एक बार प्रॉफिट को इंक्लूड कर लिया तो प्रॉफिट के जो डिफरेंट कंपोनेंट हमने अभी पहले डिस्कस किए हैं उन कंपोनेंट्स को अलग से दोबारा इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जो नेशनल इनकम है वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगी। नेक्स्ट है इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो भी इनकम टैक्स पे किया जाता है ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में से ही पे किया जाता है, तो इसको भी नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हुए अलग से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है वेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड as well as social security benefits, employers contribution to the employers on behalf of employees, मतलब कि जो भी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब एक बार हमने COE मतलब कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ही इंक्लूड कर लिया तो इसके जो अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेटली इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट समझ आया हो, आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।